नमस्कार, अनादि टीवी पर आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं आज दिन की सबसे बड़ी खबर से। बीजेपी ने अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है बीजेपी ने। चौरानवे सीट खाली थी, इनमें से 92 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 2 को होल्ड रखा गया है। एमपी बीजेपी की 5वीं सूची जारी हो गई है। दिन की सबसे बड़ी खबर। कांग्रेस के बाद बीजेपी की सूची जारी। कांग्रेस ने 230 में से 229 उम्मीदवारों को घोषित कर दिया है, नाम तय कर दिए हैं। सिर्फ एक सीट अभी होल्ड पर रखी गई है, आंवला की सीट होल्ड पर है, जबकि बीजेपी ने 5वीं सूची में 92 नाम जारी कर दिए। नर्मदापुरम से सीतासरण शर्मा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं। इनके सामने इन्हीं के भाई गिरजाशंकर से मुकाबला होगा। पिपरिया से ठाकुरदास नगवंशी पूर्व विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, माफ कीजिएगा, फिर उनको मौका मिला है। विजयपुर से बाबूलाल मेवरा, भिंड से नरेंद्र सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा फिर मैदान में होंगे। जौरा से सूबेदार सिंह, एमपी बीजेपी की 5वीं सूची जारी हो गई है और हम आपको एक एक कर उन 92 उम्मीदवारों के नाम बताने जा रहे हैं। अब तक सबसे बड़ा नाम पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान विधायक सीतासरण शर्मा का। कांग्रेस ने उनके भाई गिरजाशंकर शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, यानी नर्मदापुरम में आपको दोनों भाई के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा। एक भाई कांग्रेस से, दूसरा भाई बीजेपी से। विजयपुर से बाबूलाल मेवरा को उम्मीदवार बनाया गया है, भिंड से नरेंद्र सिंह कुशवाहा को, हम आपको एक एक उम्मीदवार के बारे में बताने जा रहे हैं। और इस 5वीं सूची पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। मनोज जी, 5वीं सूची आ गई, बहुत प्रतीक्षा थी इस सूची की, आएगी तो बड़ा धमाल करेगी। जिस तरह से कि अब तक सूचियां चौंकाती रही हैं बीजेपी की, इसमें भी एक चौंकाने वाला नाम आया है, सीतासरण शर्मा। इस 5वीं सूची से क्या देखते हैं आप? मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि उनके भाई भवानी शंकर ने कहा था कि अगर उनके भाई को टिकट मिलेगा तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब वो क्या करते हैं इस पर भी नजर होंगी। लेकिन एक दो चीज़ें और भी जो हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, इस बार हमने देखा कि जो संजू कुशवाहा भिंड से, जो उन्होंने बगावत करके चुनाव लड़ा था, बसपा के टिकट पे विधायक बन गए थे, बीजेपी को समर्थन कर रहे थे, उनका नाम इस लिस्ट में काट दिया गया है। इसके पहले जो पिछली बार जो नरेंद्र सिंह कुशवाहा थे वहाँ से विधायक, वापस उन पर भरोसा जताया है। लेकिन राजेश शुक्ला जो कि समाजवादी पार्टी से जीते थे, बीजेपी का समर्थन कर रहे थे, उनको पार्टी ने बिजावर से टिकट दिया है। नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर दक्षिण से उनको टिकट दिया गया था। पिछली बार हमने देखा था वो समीक्षा गुप्ता जो कि पूर्व महापौर थी ग्वालियर की, उनकी बगावत के कारण उनको हारना पड़ा था। 125 वोटों से प्रवीण पाठक चुनाव जीते थे और इस बार भी नाम था कि शायद समीक्षा गुप्ता को टिकट मिले। लेकिन साफ तौर पर नारायण सिंह कुशवाहा ने कह दिया था कि अगर उनको टिकट मिलेगा तो वो उनके लिए काम नहीं करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। तो ये हमने देखा। और जो उम्मीद की जा रही थी कि बहुत कुछ चौंकाने वाली चीज़ें इस लिस्ट में होगी, ऐसा अभी तक कुछ नज़र आया नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो हमने अंदाज लगा रहे थे, जो पूर्व मंत्री हैं, चाहे उषा ठाकुर, उनको एक बार फिर से महू भेजा गया और उम्मीद की जा रही थी कि शायद इंदौर 3 से उनको लड़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इंदर सिंह परमार के बारे में खबर थी
कि उनको शायद वहाँ से उनका टिकट बदल के भेजा जा सकता है, लेकिन उनको भी काला पीपल की जगह उनकी परंपरागत सुजालपुर से ही मैदान में उतारा गया है। अब 2 टिकटें पार्टी ने रोकी है, एक तो आमला है जहाँ से कांग्रेस ने भी टिकट अपनी रोकी हुई है, और एक शायद विदिशा टिकट होल्ड किया गया है। तो बाकी जो कुल मिलाकर जो नाम है उनमें ज़्यादातर कोई चौंकाने वाला नाम अभी तक इस लिस्ट में नहीं है। जो हल्ला एक मचा हुआ था कि इतने सारे नाम हैं, इनका टिकट कट सकता है, उनका टिकट कट सकता है, लेकिन जो पुराने चेहरे हैं आप देखिए उन पर भी भरोसा जताया गया है। आप देखिए कि जयंत मलैया को फिर से दमोह से टिकट दिया गया है। माना जा रहा था कि उनके बेटे को टिकट मिल सकता है। बिल्कुल, सिद्धार्थ को टिकट की बात हो रही थी। गौरीशंकर बिसेन की बात करें, अपनी बेटी मौसम के लिए टिकट मांग रहे थे। तो जो कद्दावर नेता उन पर पार्टी ने भरोसा जताया, बजाय इसके कि उनके परिवार के। हम इसके पहले हमने देखा था कि जालम सिंह की जगह उनके बेटे प्रहलाद पटेल को भाई एक बार हम अपने दर्शकों को सूची के बारे में बता देते हैं। विजयपुर से बाबूलाल मेवाड़ा, जोरा से सूबेदार सिंह सिकरवार, अंबा से कमलेश जाटव, भिंड से नरेंद्र सिंह कुशवाहा, मैगांव से राकेश शुक्ला, ग्वालियर पूर्व से श्रीमती माया सिंह, ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा, भांडेर से घनश्याम पिरोनिया हैं, पोहरी से सुरेश राजखेड़ा हैं, शिवपुरी से देवेंद्र कुमार जैन हैं, कोलारस से महेंद्र यादव हैं, बमौरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया हैं, अशोक नगर से जजपाल सिंह जज्जी हैं। इनका जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवाद था, कोर्ट से राहत मिल चुकी है इनको। मोगावली से ब्रजेंद्र सिंह यादव, बीना से महेश राय, टीकमगढ़ से राकेश गिरी, जतारा से हरिशंकर खटीक, पृथ्वीपुर से शिवपाल यादव, निवाड़ी से अनिल जैन, चंदला से दिलीप अहिरवार, बिजावर से राजेश शुक्ला, दमोह से जयंत मलैया, जवेरा से धर्मेंद्र सिंह लोधी, हट्टा से उमा खटीक, पवई से प्रहलाद लोधी, रैगांव से प्रतिमा बागरी, नौगात से नागन सिंह, नागौद से माफ़ कीजिएगा, अमरपाटन से राम खिलावन पटेल, सेमरिया से केपी त्रिपाठी, जिनके विरोध के चलते अजय मिश्रा मैदान छोड़कर चले गए हैं। बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया है। त्योथर से सिद्धार्थ तिवारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पोते हैं। कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया था, हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्हें बीजेपी ने त्योथर से उम्मीदवार बनाया है। मनगवा से नरेंद्र प्रजापति, गुड़ से नागेंद्र सिंह, चित्रांगी से श्रीमती राधा सिंह, सिंगरौली से रामनिवास शाह, देवसर से राजेंद्र मेश्राम, धोहानी से कुंवर सिंह टेकाम, बुहारी से शरद जुगलाल कोल, बांधवगढ़ से शिवनारायण सिंह, बोहरीवंश से प्रणय प्रभात पांडे, जबलपुर उत्तर से अभिलाष पांडे, स्योरा से संतोष बरबड़े, मंडला से श्रीमती संपतैया उइके, बालाघाट से मौसम बिसेन, गौरीशंकर बिसेन की बेटी है मौसम, वो अपना टिकट सरेंडर करके मौसम के लिए मांग रहे थे, पार्टी ने स्वीकार कर लिया है। वारासिवनी से प्रदीप जायसवाल हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। प्रदीप जायसवाल पिछली बार निर्दलीय मैदान में उतरे थे और कमलनाथ सरकार में भी मंत्री रहे। बीजेपी की सरकार बनने के बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला था, निगम में उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। केवलारी से राकेश पाल सिंह, लखनादौन से विजय उइके, तेंदुखेड़ा से विश्वनाथ सिंह, चौरई से लखन वर्मा, बैतूल से हेमंत विजय खंडेलवाल, टिमरनी से संजय शाह, सिवनी मालवा से प्रेम शंकर वर्मा, होशंगाबाद से डॉक्टर सीता शरण शर्मा, पिपरिया से ठाकुरदास नागवंशी, भोजपुर से सुरेंद्र पटवा। माना जा रहा था कि सुरेंद्र पटवा का टिकट कट सकता है, लेकिन उन्हें फिर से मौका दिया है। कांग्रेस ने यहाँ से राजकुमार पटेल को उम्मीदवार बनाया। कुछ नाम ऐसे हैं मनोज जी, सिद्धार्थ तिवारी, सीता शरण शर्मा। जी हाँ, देखिए बिल्कुल आपने जो जिक्र किया है, और एक और नाम माया सिंह, जिनका पिछली बार हमने देखा था चुनाव हार के बाद फिर उनका टिकट कट गया था। उसके बाद उम्मीद नहीं थी कि उनको फिर से पार्टी मैदान में उतारेगी, लेकिन चूंकि सिंधिया समर्थक जो लोग आए थे उनमें से बहुत सारे लोग पिछला उपचुनाव में हार गए थे और कुछ के इस बार टिकट काट दिए गए हैं, जिसमें मुन्ना लाल गोयल तमाम सारे नाम हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो 3 मंत्रियों के टिकट काटे गए हैं, तो उनमें अगर हम बात करें तो उनमें से एक यशोधरा ने कह दिया था चुनाव नहीं लड़ना चाहती। गौरीशंकर बिसेन की जगह उनकी बेटी मौसम को मौका दिया गया है। और ओपीएस भदौरिया सिंधिया कोटे से आते हैं, इकलौते मंत्री जिनका टिकट काटा गया है। और अब से कुछ घंटे पहले उन्होंने एक बड़ी मार्मिक वीडियो जारी करके एक अपील जारी की थी कि मैं तो पार्टी की सेवा करना चाहता हूँ, क्षेत्र के लोगों की मैंने तन मन धन से सेवा की है और पार्टी अगर मुझे दोबारा मौका देगी तो फिर से इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। और जो खबरें आ रही थी कि जो महेंद्र सिंह सिसोदिया हैं उनका टिकट काटा जा सकता है, सुरेश राजखेड़ा का टिकट काटा जा सकता है,
लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा था कि हुआ ये कि उनकी जगह कोई मजबूत विकल्प और जातीय समीकरण ऐसे नहीं बैठ पा रहे थे कि उनके टिकट काटे जा सकें। तो हमने देखा कि 2018 में बीजेपी ने जिस प्रकार चुकाया था, इस बार लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। शिवपुरी में जरूर देवेंद्र कुमार जैन को पार्टी ने टिकट दिया है, जहाँ पे केपी सिंह को पिछोर से कांग्रेस वहाँ लाई है। और देवेंद्र जैन के बारे में हम खबरें थी कि यशोधरा राजे ने उनके नाम की पैरवी की। पहले खबरें थी कि शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहाँ से मैदान में उतारा जा सकता है। विजयपुर की बात करें हम तो बाबूलाल मेवाड़ राजा है, वो पहले भी वहाँ से विधायक रह चुके हैं। तो कुल मिला के बीजेपी ने इस सूची में हम देख के कह सकते हैं कि ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, क्योंकि पहले दो नाम पर और विचार कर सकते हैं हम। प्रतिमा बागरी हैं रेगांव से और अविलाश पांडे। जी, अभिलाष पांडे देखिए युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो पिछले चुनाव में भी वो टिकट के दावेदार थे, लेकिन उनका नाम गंभीरता से लिया नहीं गया था। लेकिन इस बार की सूची में जरूर उनका नाम चौंकाने वाला है। और वैसे भी माना जाता है कि वो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के वीडी शर्मा, उनके वो निकटस्थ माने जाते हैं, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि सूची में उनका नाम आ सकता है। इसी प्रकार हम देखें राकेश गिरी की बात करें टीकमगढ़ से, तो वो खुद उनको अपने टिकट के बारे में संशय था कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जनपद पंचायत को लेकर चुनाव को लेकर उनकी अनबन हो गई थी बीजेपी के दिग्गज नेताओं से। इसके बाद से माना जा रहा था कि उनका टिकट खतरे में है। तो लेकिन इस बार हमने देखा कि उनका टिकट पार्टी ने कर दिया। डॉक्टर शिशुपाल यादव की हम बात करें, उपचुनाव जीते थे पृथ्वीपुर से, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता जब ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का निधन हुआ था कोरोना कारण, इसके बाद उपचुनाव हुआ था और उत्तर प्रदेश से उनको लाकर यहाँ से चुनाव लड़ाया था। और जिन प्रतिमा बागरी की आपने बात की थी, तो निश्चित तौर से पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। मौसम बिसेन का भी ऐसा नाम है कि जो लगातार इस बात की बात चल रही थी, कई मंचों पर गौरीशंकर बिसेन उनके लिए टिकट मांग चुके थे, लेकिन माना जा रहा था कि परिवारवाद नहीं चलेगा, जिस तरह से जयंत मलैया के बेटे को टिकट नहीं मिला, लेकिन मौसम बिसेन को टिकट मिल गया। देखिए दोनों बार हम देखें, अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें 2019 के, तब भी उन्होंने टिकट मांगा था अपनी बेटी के लिए लोकसभा के लिए, और लंबे समय से वो तैयारी कर रही थी, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था। लेकिन इसके बाद जब बोध सिंह भगत का टिकट काटा गया था, उसके बाद बिसेन के ही कहने पर ढाल सिंह बिसेन को टिकट दिया गया था लोकसभा का, जो अच्छे मतों से वो जीते थे। बाद में इससे नाराज होकर हमने देखा पिछले दिनों जो है बोध सिंह भगत कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस ने उनको विधानसभा का टिकट भी दे दिया। उसके पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में भी गौरीशंकर बिसेन अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे, और उस समय पार्टी ने बहुत सारे नेताओं को ऑप्शन दिया था कि वो खुद का टिकट सरेंडर कर दें। तो हमने देखा उस समय कि कैलाश विजयवर्गीय की जगह उनके बेटे आकाश को टिकट मिला था। अगर हम सांची की बात करें, आप देखिए तो ने जो उस समय हमने देखा था कि जो आप कीजिए मुदित सेजवार को मिला था टिकट, लेकिन हमने देखा था गोपाल भार्गव अपने बेटे अभिषेक के लिए टिकट चाह रहे थे, लेकिन रैली से वो अपना टिकट नहीं सरेंडर करना चाहते थे, तो उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। जयंत मलैया अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए टिकट चाह रहे थे, लेकिन उनकी हसरत भी पूरी नहीं हुई। तो ये बात हो रही है कि रामकृष्ण कुसमरिया की बगावत के कारण जब वो मैदान में उतर गए और 1200 जो वोट ले गए, उसके कारण जो है जयंत मलैया को वहाँ से हार का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद के जो उपचुनाव हुए थे, पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। इसके बाद से वो नाराज चल रहे थे, और पिछले दिनों हमने देखा था कि कैलाश विजयवर्गीय और तमाम सारे दिग्गज, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सहित तमाम सारे बीजेपी के नेता एक कार्यक्रम में दमोह पहुंचे थे, और कैलाश विजयवर्गीय से ने मंच से ही जयंत मलैया से माफ़ी मांगी थी। और इसके बाद पार्टी ने उनको जो घोषणा पत्र जो बन रहा पार्टी का, उसकी समिति का अध्यक्ष बनाया था, प्रभात झा को उपाध्यक्ष बनाया था। तो माना जा रहा था कि शायद इस बार उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया को टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि पिछले नगरीय निकाय चुनाव में सिद्धार्थ ने अपने दल के बनाकर लोग उतारे थे और बीजेपी को खासा नुकसान पहुंचाया था। पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, और बाद में सशर्त उनकी पार्टी में वापसी भी हो गई थी। इस सूची में एक और खास है, जिस तरह से महिला आरक्षण को लेके, लाडली बहना योजना को लेके बीजेपी मैदान में है, और कांग्रेस नारी सम्मान योजना की बात करते हो। हम देखते हैं कि इस सूची में 1 दर्जन करीब महिलाएं भी हैं। ग्वालियर पूर्व से श्रीमती माया सिंह को मिला है, और नीना वर्मा को उमा खटीक को मिला है हट्टा से, प्रतिमा बागरी को मिला है रेगांव से, राधा सिंह को मिला है चित्रांगी से, और आपको संपत्ति उइके को मिला है मंडला से, बालाघाट से मौसम बिसेन को मिला हुआ है, और इसके अलावा कंचन मुकेश तन्वे हैं जो खंडवा से इनको मिला है, श्रीमती छाया मोरे हैं पंधाना से मिला है, नेपा नगर से मंजू राजेंद्र दादू हैं, बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस हैं, और श्रीमती नीना विक्रम वर्मा है धार से, अंबेडकर नगर महू से ऊषा ठाकुर हैं। ये महिलाओं के भी नाम हैं, इसमें कम से कम 1 दर्जन नाम है महिला। देखिए, लेकिन इनमें से बिल्कुल ज़्यादातर पुरानी हैं जो लगभग कई बार चुनाव लड़ चुकी। नीना वर्मा की बात करें हम, तो वो
विक्रम वर्मा की पत्नी है, धार से, वो इसके पिछला चुनाव 2013 में एक दिलचस्प वोट से मुकाबला जीती होता है, बहुत कम वोटों से जीत हार होती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और आप देखिए जो अंजू महेंद्र, राजेंद्र दादू का आपने बात किया, तो एक बार वो विधायक रह चुकी हैं। हाल ही में उनकी बहन ने सुसाइड किया था, जिसके बाद से उनका नाम चर्चा में आया था। और उनके पिता जो राजेंद्र दादू हैं, वो भी हमने देखा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। और एक मीटिंग में भोपाल आते समय एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया था, जिसके बाद मंजू को टिकट दिया गया था। इसी प्रकार माया सिंह को देखिए, हमने पिछली बार भी हमने देखा, वो मंत्री भी रह चुकी हैं और सिंधिया परिवार से आती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की वो रिश्ते में मामी लगती हैं। आप देखिए चिंतामण मालवीय जो उज्जैन के पूर्व सांसद रहे हैं एक बार के, उसके बाद उनको देखिए आप आलोट से पार्टी ने मैदान में उतारा। संपत्ति उइके जो कि राज्यसभा सदस्य रह चुकी हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, उनको पार्टी ने विधानसभा चुनाव में उतारा है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कांग्रेस ने लगभग जो 2.5 दर्जन के आसपास महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिसके बाद बीजेपी भी एक स्वाभाविक तौर पर एक दबाव था कि वो महिलाओं को ज्यादा संख्या में मैदान में उतारे। लौट रहा हूँ आपके पास मनोज जी, हमारे साथ देवदत्त दुबे जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दुबे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। बीजेपी ने अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है। उम्मीद की जा रही थी कुछ सांसदों को लड़ाया जाएगा, बड़ी संख्या में टिकट काटे जाएंगे, ऐसा कुछ दिखा नहीं है। एक मंत्री यशोधरा सिंधिया मना कर चुकी थी, ओपीएस भदौरिया का टिकट काटा गया है, लेकिन विरोध के कहीं कोई स्वर सुनाई नहीं दे रहे। नर्मदापुरम में तो भाई से भाई का मुकाबला करा दिया गया। कैसे देखते हैं आप इस सूची को? देखिए, जिस तरह से उन्होंने पहली, दूसरी और चौथी सूची में जो प्रयोग किए थे, उसके कारण ये सब लोग उसी दिशा में सोच रहे थे कि फिर चौंकाएंगे, फिर चौंकाएंगे। लेकिन जिस तरह से कई जगह विरोध हुआ, तो जो दिग्गज है वो भी विधानसभा चुनाव में फंस के रह गए हैं, तो पार्टी इसी कारण तो पार्टी क्रम से अलग अलग सूची निकालने की रणनीति बनाती रहती कि हमने ये सूची फेंकी है, इस आधार पर तो इसका क्या रिजल्ट है, परिणाम है। तो मुझे लगता है कि जैसे आप भोपाल की देखिए जी, तो उन्होंने भगवान दास सबनानी को पश्चिम से टिकट दिया है। आप देखें कि कांग्रेस ने एक सिंधी समाज के नरेश यादव को दिनों से दिया है, तो उन्होंने भोपाल में एक सिंधी समाज को उनको देना, और वहाँ पीसी शर्मा है, तो एक यहाँ भी उन्होंने मुकाबला बनाने की कोशिश की और उसका फायदा उनको शायद हुजूर में भी कि सिंधी समाज का फायदा हुजूर में ही, इस कारण शायद ये किया होगा। इसी प्रकार कांग्रेस ने जिस तरह सागर जिले में 4 महिलाओं को दिए, तो इन्होंने विदिशा और आसपास की महिलाओं को देकर इस तरह से वही है सब कि आप दोषी जी, हम कितनी चर्चा कर रहे हैं, कितनी पार्टी बैठ के करती है, हम बेहतर से बेहतर प्रत्याशी देंगे और कितना सर्वे कराते हैं, लेकिन जब टेबल पर बैठते हैं तो मुझे लगता है कि समीकरण कुछ और ही बनते हैं। और इसी के साथ ये हो पा रहा है कि जो एक संदेश बनना था दोनों दलों का जी, कई बार कोई कहते कुछ सुनने की गलती, को सुनने की, तो गलती माइनस हो गई। अब प्लस दोनों की समझो, आपकी कौन कितना अपने प्लस को परिणाम में बदल पाएगा। और राजनीति यही इसी का नाम है कि उसमें सब कुछ वैसे नहीं चलता जैसे योजना बनती है, क्योंकि एक सीट पे 1 दर्जन दावेदार होते हैं और सबकी महत्वाकांक्षाएं होती है। बहुत पहले से चल रही थी कि गुजरात और कर्नाटक के फार्मूले के तहत गुजरात जैसे टिकट काटे जाएंगे, लेकिन वो भी मध्य प्रदेश में नहीं हो पाए। इससे थोड़ा सा ये नुकसान और हुआ, जैसे पहली सूची में ही महेंद्र सिंह सिसोदिया का दे देते या सीता शर्मा का, जिन लोगों को रोक के रखे। एक तो ये हुआ कि वहां पर लोग समझ गए कि ये कमजोर है और आप टिकट भी दे दीजिएगा। ये सब चीजों का पार्टी को संदेश सुधारना पड़ेगा। और इस बार चौकसी जी एक और गजब आप बात देख रहे हैं, परिवारवाद का बहुत हल्ला चल रहा था, लेकिन आप देखें सीता शर्मा लड़ेंगे भाजपा से और गिरजा शंकर लड़ेंगे कांग्रेस से। सागर में जेठ लड़ रहे हैं भाजपा से, बहू लड़ रही है कांग्रेस से, उधर आशीष चौधरी लड़ रहे हैं भिंड से, और वो दूसरे चौधरी उनके भाई वो लड़ रहे हैं मेहगांव से। ऐसे अनेकों सीट है जहाँ परिवार के लोग लड़ रहे हैं चुनाव एक साथ। जो परिवारवाद का बहुत हल्ला मचाया था वो भी कहीं देखने को नहीं मिला, टिकट कटने की जो बात थी वो भी कहीं देखने को नहीं मिली। और मुझे लगता है कि ये राजनीति है, राजनीति के ढंगे से ही चलेगी और अंत में एक फार्मूला जो रहता है कि केवल और केवल जीत के लिए टिकट देते हैं, कुछ जाति, कुछ क्षेत्रीय, कुछ ऐसे समीकरण सेट करने की कोशिश होती है, लेकिन कई बार दबाव प्रभाव भी काम करते हैं। तो कितने विधायकों की टिकट तो ऐसे थे कि सब मिलेगा कि हार जाएंगे, लेकिन ये सब टिकट पा गए लास्ट में। तो ये तो एक
उन्होंने जो भी सोचा होगा, लेकिन उस परिणाम क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। परिणाम तो आने वाला समय बताएगा मनोज जी, लेकिन परिवारवाद जिसकी बात बार बार की जा रही थी उसकी कहीं खिलाफत नहीं दिखी। कांग्रेस से तो उम्मीद कर ही नहीं सकते, बीजेपी में भी एक तरह से छोड़ा नहीं गया है परिवारवाद के नाम पर, किसी का टिकट काटा नहीं गया है। और जब ये 5वीं सूची की हम बात कर रहे हैं मनोज जी, तो इसमें ऐसा कुछ चौंकाने वाला तो है नहीं है। जो दुबे जी भी कह रहे हैं, सीतासरन शर्मा का नाम पहले भी ऐलान कर सकते थे, ठाकुरदास नागवंशी का पहले भी कर सकते थे, बहुत सारे नाम ऐसे हैं, इसमें अधिकांश नाम कह सकते हैं कि सूची पहले भी आ सकती थी, फिर रोकी क्यों गई थी? और बाकी के नाम 2 सीटों पर क्यों अभी होल्ड किया गया होगा, क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए उम्मीदवारों का जो हमने कहा पहले भी कि विकल्प नहीं था आपका। जैसे हम बात करें कि घनश्याम पिरोनिया की बात करें, तो पिछली बार जब हमने देखा कि रक्षा पिरोनिया को टिकट दिया गया था, उसके बाद खबरें थी कि उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं, तो उनके पति संतराम को मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन एक बार फिर पार्टी ने घनश्याम पिरोनिया पर भरोसा जताया, जो कि एक बार वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। तो जहाँ आप और माया सिंह की हम बात करें, जयंत मलैया की हम बात करें, तो यहाँ भी तो पार्टी नए उम्मीदवार उतार सकती थी, लेकिन पार्टी ने हमने देखा रिस्क नहीं लिया। जसपाल सिंह जज्जी की बात करें अशोकनगर से, सुरेश राठखेरा की बात करें, ब्रजेंद्र सिंह की बात करें, तो ऐसे तमाम सारे नाम थे। महेंद्र हार्डिया इंदौर 5 से टिकट दिया। आप देखिए 70 साल उनकी उम्र हो गई है, 20 साल से वो लगातार विधायक के कार्यकर्ता में असंतोष था, लेकिन पार्टी को इंदौर जैसे महानगर में इंदौर 5 सीट पर कोई ढंग का उम्मीदवार नहीं मिला। इंदौर 3 से जिनको हमने टिकट दिया गोलू शुक्ला को, आईडीए में उपाध्यक्ष हैं, वो एक बार पार्षद का चुनाव हार गए और उनके बेटों पर गुंडागर्दी के आरोप लगते रहे हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें बता रही है कि पार्टी इस चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और कांग्रेस में जिस प्रकार से हमने देखा कले मची हुई है, टिकटों को लेकर असंतोष है, तो उससे पार्टी 2-4 नहीं होना चाहती थी। क्योंकि आप देखिए 17 तारीख को वोटिंग है, तो 25-26 दिन बचे हैं। इसी में नवरात्रि चल रही हैं, अभी दशहरा आ जाएगा, इसके बाद दीपावली का पर्व पड़ेगा, तो उम्मीदवारों के पास प्रचार के लिए मुश्किल से 15 दिन का वक्त मिलेगा। ऐसे में पार्टी को लगता है कि अगर वो टिकट काट छाट ज़्यादा करती तो डैमेज कंट्रोल करने में जो ऊर्जा खत्म होती, उसके कारण उनको कई सारी सीटों पर हार का सामना करना पड़ सकता था। तो उन्होंने जाने पहचाने आजमाई हुए चेहरों पे एक बार फिर से दाव लगाना उचित समझा कि ये वो चेहरे, जहाँ उनको कुछ लगा टिकट बदलने का, वहाँ उन्होंने कुछ लोगों के टिकट काटे। लेकिन जिस प्रकार से उम्मीद की जा रही थी कि बड़े पैमाने पर टिकट काट दिए जाएंगे, मंत्रियों के टिकट काट दिए जाएंगे, तो ये 2018 से भी हम कम इसको होता देख रहे हैं। और जो हम 2 सीटों पे होल्ड की बात कर रहे हैं, एक सीट पे तो मामला समझ में आता है कि कांग्रेस ने इसलिए होल्ड किया है कि वो जिसे उम्मीदवार बनाना चाहती है, उनका मामला इस्तीफे पर अटका हुआ है, सरकार ने स्वीकार नहीं किया, कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन बीजेपी क्यों अटकाए हुए है? बिल्कुल निश्चित तौर पर वो ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के प्रभाव वाली सीटें हैं। तो जाहिर सी बात है, या तो एक जगह सिंधिया का कुछ इंटरफेरेंस होगा या दूसरी जगह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। क्योंकि ये जिस प्रकार से हमने देखा टिकट बटे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि केंद्रीय आला कमान ने अपनी अपनी चलाई है। उन्होंने मध्य प्रदेश के जितने छत्रा पे उन सबका ध्यान रखा है कि उनकी पसंद के लोगों को टिकट दिया गया, और उनके जो विरोधी लोग हैं उनसे किनारा करने की कोशिश की। अब जैसे बीना की बात करें, महेश राय की कहा जा रहा था उनका भारी विरोध है। राकेश गिरी का जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया था, वो खुद असंशय की स्थिति में है कि टिकट होगा कि नहीं होगा। जयंत मलैया को खुद उम्मीद नहीं रही होगी, क्योंकि वो तो बेटे के लिए टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे। निवाड़ी से अनिल जैन की बात करें, पिछला चुनाव हालांकि अच्छे मार्जिन से जीता था, लेकिन इस बार कहा जा रहा था कि इनके लिए मुकाबला टफ है। धर्मेंद्र सिंह लोधी की बात कर लें हम जवेरा से, तो पार्टी ने ज़्यादा रिस्क लिया नहीं है। हमने देखा बमेरी महेंद्र सिंह सिसोदिया, क्योंकि पिछली बार केएल अग्रवाल उनसे उपचुनाव में हारे थे, उसके बाद उनके बेटे ऋषि को पार्टी ने चुनाव में उतारा है। तो वहाँ चूंकि पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था, और जो कॉम्बिनेशन बन रहा था वैश्य बनाम ठाकुर का, तो उसमें मजबूरी थी कि पार्टी एक बार फिर महेंद्र सिंह सिसोदिया के साथ गई। तो जातिगत समीकरण भी थे दुबे जी, लेकिन सबसे एक दिलचस्प चीज़ है जो इंगित कर रही है इस सूची में या इससे पहले जो सूची जारी हुई, कि इस बार जोखिम नहीं उठाया बीजेपी ने, जो लगातार जोखिम उठाने के लिए जानी जाती है। पिछली बार उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, जेपी नड्डा कह रहे थे कि हमारी कुछ सीटें हार जाएं भले ही, लेकिन हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, हारने के लिए ही दी हैं हमने कुछ सीटें। लेकिन इस बार जोखिम नहीं उठाया, क्या वजह देखते हैं? कांटे का मुकाबला इसलिए? जी डॉक्टर जी, और 2018 का परिणाम भी इसके पीछे है कि जब कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं थी तब वो सरकार बना ले गई थी, और इस बार यदि छत्रपों को नहीं सुनते तो एंड टाइम पे परिस्थितियां बिगड़ सकती थी। क्योंकि आपने पनपने नहीं दिया विधानसभा क्षेत्र में, और नेता जहाँ जहाँ विधायक है वहाँ केवल हिंदी चलती है हर मामले, आपने संगठन को वहाँ पनपने नहीं दिया। और भी चीजें हैं कि इन लोगों के कार्यकर्ता भी है, पूरे बूथ पे, और उनके व्यक्तिगत संबंध भी है, और उनके पास पैसा भी है। तो अधिकतम परिणाम यही ला सकते थे, एंड टाइम पे टिकट बदलने से परिस्थितियां पलट भी सकती। और मुझे लगता है कि
अन्य राज्यों की बजाय मध्य प्रदेश की परिस्थिति अलग है। यहाँ जो छत्रपों का दौर कांग्रेस बीजेपी में सब जगह चलता है। एक एक नेता एक एक दो दर्जन सीटों पर प्रभाव रखता है, कुछ आसपास की सीटों पर प्रभाव रखता है। इसलिए उनके कारण, क्योंकि अन्य राज्यों में अलग स्थिति है, वहाँ पर कहीं जातीय ध्रुवीकरण हो जाता है, कहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाता है। लेकिन यहाँ न जातीय राजनीति अभी तक हावी हो पाई, ना सांप्रदायिक। कई बार ऐसे अवसर आए जो उम्मीद की जा रही थी, जैसे 19 में अयोध्या मुद्दे पर सरकार गिरी, तो लोग सोच रहे थे क्योंकि मंदिर पे सरकार कुर्बान हुई है इसलिए आ जाएगी, बात नहीं आ पाई, क्योंकि अल्पसंख्यकों की संख्या कम है, इसलिए यहाँ हिंदू मुस्लिम भी नहीं हो पाता। और यहाँ पर वैसी जातीय स्थिति जो बिहार उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों में वैसी भी नहीं हो पाती। यहाँ पे संगठन की दम पर, नेताओं के दम पर, कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीते और हारे जाते हैं। आपने सुना होगा हर बार कमलनाथ ही हमारा बीजेपी के संगठन से मुकाबला है। मध्य प्रदेश वैसे भी भाजपा का बड़ा मजबूत संगठन माना जाता है, तो इस कारण यहाँ पर सबको लेकर साथ लेकर, और अब देखना तो ये है पृथ्वी जी के नाम वापसी के बाद जिस तरह से आक्रामक कैंपेनिंग अब भाजपा करेगी। आज ही कुछ पता चला कि लगभग 35 सभाएं प्रधानमंत्री की मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होना है। और उसके पहले भी हम देख रहे हैं कि लगातार 7 बार प्रधानमंत्री 3 महीने के अंदर मध्य प्रदेश आ चुके। तो अब वो कसावट जो कमी रह गई प्रत्याशियों के उसमें, वो हमें लगता है कि वो संगठन और उसकी स्टार प्रचारकों के माध्यम से पूरी कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस जिस तरह से स्थानीय मुद्दे उठा रही है, भाजपा राष्ट्रीय इशू को अब उठाएगी, चाहे वो सनातन का मुद्दा हो और भी जो मुद्दे हैं उसके। तो जो चयन समिति की देखिए आपके इस बार औपचारिकता ही समिति बनी केवल, कभी हमने नहीं सुना कि उसकी बैठक प्रदेश में हुई हो और वहां पर जो जमावड़ा लगता था। तो इस बार बड़ा इस तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपने तो राष्ट्रीय नेतृत्व में मनोज जी मैदान में उतर आया है, आक्रामक कैंपेन शुरू करेगा। लेकिन जो कहा जा रहा था 2018 में बीजेपी ने गलती की, बहुत से लोगों के टिकट नहीं काटे, इसलिए उसे इस तरह का परिणाम मिलना पड़ा, सत्ता में नहीं आ पाई। लेकिन इस बार तो उस तरह से टिकट नहीं काटे, तो क्या जो बड़े नेता, केंद्र के नेता मैदान में उतरेंगे, वो जो स्थानीय विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी उसको रोक पाएंगे? देखिए, दो चीज़ें थी ना पर जिस उस समय अगर हम बात करें 2018 की, उस समय बीजेपी 2013 में 143 सीटें जीती थी और हमने देखा 2018 में पार्टी 109 पे सिमट गई थी। बाद के लोग जुड़े थे, हमने देखा उपचुनाव में, और 127 तक ये आंकड़ा पहुंचा था, जिसमें से कुछ विधायक वैसे ही छोड़कर चले गए थे और कुछ के पार्टी ने टिकट काट दिए थे। तो 120 के आसपास ये आंकड़ा हो रहा था। उसमें भी हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा करने के लिए पार्टी के पास था नहीं, क्योंकि आपके पास 110 तो नए चेहरे हो ही गए थे जो हरी सीटों थी आपकी। तो वहाँ पार्टी ने प्रयास किया कि ऐसे लोग उतार दिए जाएँ जो माहौल बना सकें। इसके साथ ही आप देखिए जो परिवारवाद की बात आप जो कर रहे थे, हमने देखा संजय शाह को पार्टी ने फिर से टिकट दिया, विजय शाह के भाई हैं सगे टिमरनी से, क्योंकि आपका विनिंग कैंडिडेट नहीं थे, रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। क्योंकि ये लोग कुछ परिवार ऐसे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में भी कि आप इधर से नहीं तो उधर से टिकट आपको देना पड़ेगा। शर्मा बंधुओं का आपने जिक्र किया, होशंगाबाद का बखूबी जानते हैं कि दोनों भाई परिवार में एक, हमने देखा दोनों भाई में से जो भी जीतेगा परिवार का ही आदमी रहेगा। तो ये तमाम सारी चीज़ें थी। और जैसे मैंने कहा कि आपके पास वक्त कम बचा है, क्योंकि सूची बीजेपी ने भले पहली 3 सूची जल्दी जारी कर दी थी, लेकिन इसके बाद की जो 2 सूची हैं, क्योंकि आज से नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं, ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, और फिर छुट्टियां पड़ेंगी, फिर दशहरा है, नवरात्रि है, दिवाली का पर्व है, तो आपके पास प्रचार के लिए भी ज़्यादा समय बचेगा नहीं। तो ऐसे में अगर आप नए चेहरों पर दाव लगाते तो एक आशंका ये थी कि आपके पास समय पूरा नहीं मिलता, आप शहरी क्षेत्र छोड़ दिए जाएँ, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं वो कई बड़े दूर दराज तक फैले हैं और इतने सारे उनमें गांव होते कि आप सारी जगह वहाँ नहीं जा सकते। तो ये एक डर था पार्टी को। तो यही कारण था, मुझे लगता है कि पार्टी ने कैलकुलेटिव रिस्क लिया कि जो लग सकता था कि ये जीत सकते हैं, भले थोड़ा बहुत विरोध है, नजरअंदाज कर दिया। जिनका विकल्प था उनकी जगह नए चेहरे लिया, और जहाँ लगता था कि इनका विकल्प नहीं है और ये ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो उनको पार्टी ने छेड़ा नहीं है। दुबे जी, एक खासियत और रही है जो मनोज जी इंगित कर रहे हैं कि बीजेपी ने किसी को नाराज नहीं करने की कोशिश की। छत्रप जो हैं उसके उनमें समन्वय बनाने की, सबको संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में जो क्षेत्रीय छोटे छोटे छत्रप थे उनके पर करने की कोशिश की गई। तो इसको कैसे देखते हैं आप कि छत्रपों को वजन देने से बीजेपी का पल्ला भारी हो जाएगा? देखिए, बीजेपी ने जो अपने जितने छत्रप नेता है अधिकांश को मैदान में उतार दिया है। दावेदारी करते
आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय, कैलाश और भी जितने नेता हैं सबको उन्होंने मैदान में उतार दिया। अब 17 नेता तो कोई बचे नहीं वैसे, वो सब अपनी अपनी विधानसभाओं तक सीमित हो गए हैं। बड़ी गंदक की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी के लिए भी मुकाबला आसान नहीं है। और कांग्रेस में अब ऐसी छत्रपों वाली राजनीति बची नहीं, वहाँ सर्व सर्वा कमलनाथ है और उनके सहयोगी जैसी है। थोड़ा सा मामला ऐसा हुआ कि पहले कांग्रेस के टिकट दिल्ली से तय होते थे, इस बार भाजपा के टिकट दिल्ली से तय हुए और आज कांग्रेस के मध्य प्रदेश से जो सूची गई थी लगभग उसी पे हरी झंडी हो गई। ये है, दोनों में परिवर्तन ही आया। हेलो जी जी बोलिए दुबे जी, सुनाई दे रहा है। हाँ जी, तो ये जो बेसिक परिवर्तन आया है कि बीजेपी दिल्ली पहुंच गई और कांग्रेस मध्य प्रदेश आ गई। तो पहले कांग्रेस में जो छत्रप नेता हुआ करते थे, सिंधिया भाजपा में चले गए, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और बाकी अरुण यादव, अजय सिंह, सुरेश पचौरी, इनका कोई वैसा। तो वही तो मेरा सवाल था, किसका पॉजिटिव असर होगा, नेगेटिव असर होगा, किस दल पर कितना असर होगा? चुनाव पर असर तो पड़ेगा यदि बीजेपी अपने छत्रपों को साध रही है, उनको महत्व दे रही है, मैदान में उतार रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस अपने छत्रपों के पर कतर रही है, तो चुनाव पर असर कितना पड़ेगा? अक्षय जी अनुभव से आता है। पिछली बार आप देखेंगे कि अरुण यादव को लड़ाया, बुधनी से हार गए, सुरेश पचौरी भोजपुर से हार गए, उनके छत्रप नेता हार चुके और वैसे बचे नहीं है। और ये जो जिन सीटों पर दिए, केवल प्रहलाद पटेल को भाई की जो भाजपा की सीट थी नरसिंहपुर वो दी है, बाकी सबको ऐसी सीटें दी है जो कांग्रेस के कब्जे में है। तो असर तो पड़ता है। वहाँ फग्गन सिंह कुलस्ते के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट हो रहा है, रैली में गोपाल भार्गव बुंदेलखंड में हवा चल रही थी, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इधर कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर अपने अपने इलाकों में। तो कई बार ये होता है क्षेत्रीयता की भावना कि हमारे इलाके का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, जाना पहचाना, इस कारण ये होता है। लेकिन यही नेता यदि फ्री रहते तो कितनी सीटों पर प्रचार करते, अब वो केवल एक सीट तक सिमट कर रह गए। तो मनोज जी, एक सीट पर सिमट कर रह गए, इससे माहौल बनेगा या वो अधिकांश सीटों पर प्रचार करते तो ज़्यादा फायदेमंद साबित हो पाते? देखिए अभी इसमें हम एकाधिक को अगर छोड़ दें तो आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय पूरा मालवा में घूम रहे हैं, असंतुष्टों से मिल रहे हैं, तमाम जगह प्रचार कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, उनका टिकट होने का 8 दिन तक वो मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में घूमते रहे, ग्वालियर और आसपास। वो अपने क्षेत्र में सबसे बाद में पहुँचे हैं। हम अगर बात करें प्रहलाद पटेल की, तो आप देखिए जबलपुर से लेकर नरसिंहगढ़, तेंदुखेड़ा, आसपास के सारे क्षेत्रों में वो लोगों से मिल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं पार्टी का। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने क्षेत्र में बंद गए, बल्कि पार्टी को लग रहा है इतने कद्दावर हैं कि अपनी सीट तो जीता ही लेंगे आसपास, क्योंकि इनको मैदान में उतारे इसलिए गए कि एक तो आसपास भी माहौल बनाना आपको, और ये मैसेज देना है अपने समर्थकों के बीच कि अगर आप चुनाव जीतते हैं और उनके समर्थक अच्छे खासे जीतते हैं तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। और जो मैं पहले जिक्र किया था कि कैलकुलेटिव रिस्क, आप देखिए सूर्य नारायण मीणा की हम बात करें शमशाबाद से, तो पिछली बार देखिए आप उनका 2018 पार्टी ने टिकट काट दिया था, क्योंकि एक जब वो मंत्री थे तो एक सीडी को लेके वो बड़े चर्चाओं में आए थे, लेकिन पार्टी ने इस बार फिर से उन पर भरोसा जताया। मोहन शर्मा देखिए आप नरसिंहगढ़ से चुनाव हार गए थे, फिर पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर उन पर दाव लगाया है। तो जो मैंने कहा कि इस बार कैलकुलेटिव रिस्क लिया पार्टी ने कि जहाँ विकल्प नहीं था वहाँ नए चेहरों पे गए, अन्यथा उन्होंने चेहरे बदले भी है तो पुराने लोगों पर उन्होंने दाव लगाना उचित समझा है, जिनको जांचा परखा जा चुका है। जैसे पारस जैन का देखिए उज्जैन से टिकट काट दिया गया है, लेकिन उनकी जगह एक नए चेहरे को लाया गया है क्योंकि आपके पास वहाँ ऑप्शन नहीं था। राजेंद्र पांडे देखिए आप लगातार, उनके पिता लक्ष्मण पांडे आधा दर्जन से ज़्यादा बार सांसद रहे, इसके बाद राजेंद्र पांडे लगातार विधायक रहे हैं। तो इस बार फिर से उन पर जो अनिरुद्ध मारू की बात हो रही है, माधव मारू, अनिरुद्ध मारू की बात हो रही मनासा से, वो जब तक पटवा जी जीवित थे तब तक उनको पार्टी का टिकट नहीं मिलने दिया, तो वो 2 बार बीजेपी के हार का कारण बने। पिछली बार पार्टी ने उनको टिकट दिया था, जीते, तो इस बार कहा जा रहा था उनका भारी विरोध था, और उन्हीं के विरोध के चलते मुख्यमंत्रियों की जो जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की थी उस पर पथराव भी हुआ था उस इलाके में। लेकिन चूंकि पार्टी के पास वहाँ विकल्प नहीं था, इसलिए एक बार फिर से जो है उन पर पार्टी ने दाव लगाया है। लेकिन हमने देखा है कई जगह उम्र का भी ध्यान नहीं रखा गया है, जो कि बीजेपी अपनी गाइडलाइन लेकर चल रही थी, हालांकि वो अधिकृत नहीं थी, खुद अमित शाह उस पर खंडन कर चुके थे। तो ऐसा लग रहा था कि इस बार युवाओं को ज़्यादा मौका दिया जाएगा, लेकिन वैसी उम्मीद थी, वैसे वो नहीं आए, सूची में नाम नहीं आए उसमें। या देखिए मैंने कहा जैसे विशाल रावत है जोबट से दिया तो युवा चेहरा है, वेल सिंह भूरिया है युवा चेहरा। लेकिन वैसा ही है ना, जैसे मौसम बिसेन उतारा है वैसे विशाल रावत को उतार दिया। तो हम भोपाल की अगर बात करें तो आप रामेश्वर शर्मा को युवा चेहरा मान सकते हैं, विश्वास को मान सकते हैं, भगवान दास सबलानी को युवा चेहरा मान सकते हैं। तो वही स्थिति है पार्टी के पास, क्योंकि हमने देखा कांग्रेस ने भी ये रिस्क ज़्यादा नहीं लिया और बीजेपी, हमने देखा 70 साल के महेंद्र आडिया को अगर आप मैदान में उतार रहे हैं
क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं है। जयंत मलैया आप देख लिए 70 के आसपास हैं, 70 के पार भी हो रहे होंगे वो। तो ऐसे तमाम सारे अनुभवी लोगों पे गए, उनके परिवार को टिकट देने का विकल्प था पार्टी के पास, लेकिन पार्टी ने रिस्क नहीं लिया। आप देखिए गोपाल भार्गव जो जिक्र कर रहे थे दुबे जी मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, वो लोगों से कह भी रहे कि उनके गुरुजी ने कहा है, लेकिन वो अपने बेटे के लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। आप देखिए बेटे का, लोग अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट चाहने के लिए खुद का टिकट छोड़ रहे हैं, लेकिन कैलाश जी के साथ उल्टा हुआ कि इंदौर 300 उनके बेटे आकाश का टिकट काट के पिता को टिकट दे दिया गया है। तो ये सारे नज़ारे भी हमको इस चुनाव में देखने को मिल रहे हैं। तो 2018 से 2023 का ये चुनाव है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप का चुनाव नज़र आ रहा है। चाहे वो उम्मीदवार के चयन पर देख लीजिए, चाहे वो जो पार्टियों में जो कलह मची कांग्रेस में उसके नज़रिए पर देख लिए, जो प्रत्याशियों का चयन उसके हिसाब से देख लीजिए, और जो गहमा गहमी रही कि जो मुख्यमंत्री हैं वो उनको कहना पड़ रहा था 2-2 सभाओं में कि भैया मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, या मैं चला जाऊंगा तो मुझे आप बहुत याद करोगे। ऐसे तमाम सारे नज़ारे हमको देखने को मिले। कैलाश विजयवर्गीय कहते नज़र आया कि भैया मैं तो बड़ा नेता गया, मैं तो सोच रहा था 4 सभा करूँगा, हेलीकॉप्टर में घूमूंगा, लेकिन वो हमने देखा कि अब वो खुद के लिए वोट मांगते आ रहे हैं, छोटे छोटे सामाजिक कार्यक्रम में उनको जाना पड़ रहा है। तो ये जो बदला हुआ मौसम है कि सबसे पहली बात तो ये कि पहले तो खुद चुनाव जीतना है, इसके बाद पार्टी की चिंता करना है। वो गिनती ऐसे जीतू पटवारी जैसे लोग होते हैं जो सार्वजनिक भले कह देते हो कि पार्टी के तेल ने मेरा ध्यान रखो, क्योंकि उनको मालूम अगर पार्टी जीत गई, वो चुनाव हार गए तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा। तो ये सारी चिंता, पार्टी की भी यही चिंता है कि पहले तो नंबर्स जुटाए जाएँ। 116 वो नंबर्स कौन ला सकता है, वो युवा ला सकता है तो युवा को दे दीजिए, अगर महिला ला सकती महिला को दे दीजिए, अगर वो लगता है आपको कोई उम्रदराज कोई आदमी ला सकता है तो उसको टिकट दे दीजिए, आपको लगता है किसी का ट्रैक रिकॉर्ड प्रीवियस खराब रहा हो, चाहे वो विवादास्पद रहा हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो पार्टी के लिए सीट जिता सकता है तो उसको भी पार्टी ने आजमाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि हल्ला जरूर था बीजेपी की लिस्ट का कि दिल्ली में लिस्ट बनेगी और इतने टिकट कट जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे, इतने नए चेहरे होंगे, इतने युवा चेहरे होंगे, इतनी महिला होंगी, लेकिन हमने देखा कि जो एक कहावत है खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो जो लोग अंदाज लगा रहे थे वैसा नहीं हुआ। बीजेपी ने चौंकाया जरूर, लेकिन उस तरीके से नहीं चौंकाया जैसा उन्होंने गुजरात में चौंकाया था, जैसा उन्होंने उत्तराखंड में चौंकाया था। इस बार लोग इसलिए चौंके, अरे ये तो वही हो गया जो नहीं होना चाहिए था। शायद इस तरीके से पार्टी ने इस बार चौंकाने का प्रयास किया। चौंकना था युवाओं को लेकर दुबे जी, लेकिन चौंके बड़े और उम्रदराज नेताओं को मैदान में उतारने से। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टी के पास भी युवा चेहरे नहीं है, नए विकल्प नहीं है। इससे भविष्य की राजनीति से कैसे देखते हैं? कांग्रेस में तो एक जम गया तो वो उसको ठेका मिल गया एक तरह से कि वो लगातार लड़ेगा, लेकिन बीजेपी तो बात कर रही थी युवाओं को आगे लाएगी, युवाओं को मौका देगी, संगठन में सर्वाधिक युवाओं को उन्होंने मौका दिया, लेकिन वैसे कैलिबर के नेता मिल नहीं पाए या वो बना नहीं पाए। देखिए भाजपा में जो पार्टी परिवर्तन का प्रयास बहुत पहले होना था या आप शुरू हुआ तो आगे जाना, क्योंकि जो नेता जमे हुए हैं अपने अपने क्षेत्रों में तो वो सीट छोड़ना नहीं चाहते, जैसा पहले भी कहा गया, और इस बार उन्होंने इसी को आजमाया है। देखो अब जो सांसद लगातार जीत रहे थे पार्टी की लहर में, कभी अटल बिहारी की, कभी मोदी की लहर, तो सबको उन्हें विधानसभा के चुनाव में इसलिए उतारा रहा है कि पहले आप विधानसभा जीत के आओ, फिर हम समझेंगे कि आप और आसपास की 1-2 सीटें जीतना हो, आप प्रदेश स्तरीय नेता है, कद्दावर नेता है। तो ये जो आप देखेंगे कि अब लोकसभा में नए चेहरे आएंगे, क्योंकि जब भी ये परिवर्तन होता है अब उसमें समय लगता है, एकदम से नहीं हो पाता है। इसके लिए क्रमशः, जिस क्रमशः से आपने स्थापित किए छत्रपों को लगातार टिकट देकर, पद देकर, उनको ये झटके में आप अलग नहीं कर सकते। ये गुजरात भी नहीं है कि वहाँ जो मोदी और शाह कहे वो सब हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा अभी उनको इंतजार करना पड़ेगा। और चौकसी जी रिस्क इसलिए ये भी नहीं ले रहे हैं कि अभी देखिए ना आप 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं और उसमें पार्टी को फिर एक बार जिस तरह से एनडीए गठबंधन सब बन रहे हैं तो चुनौतियां तो अभी से दिखाई दे रही हैं। तो इन राज्यों में खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनमें पार्टी को जीत जरूरी है और इसमें नए प्रयोग नहीं हो सकते थे। जो आजमाए हुए चेहरे हैं वो जीत जाते, जैसे जयंत मलैया है। अब वो कुल मिला के जो सर्वे जो रिपोर्ट आ रहे थे बेटे के नाम पे नहीं आ रहे थे, जयंत मलैया जीत सकते हैं लेकिन बेटे को जिताने में दिक्कत हो सकती थी, तो इसलिए पार्टी ने रिस्क नहीं ली। क्योंकि वहाँ लोधी का टिकट काटा जा रहा है, जिसको इस्तीफा दे के विधायक रह के पार्टी में आया था राहुल लोधी, और वो किसी निगम का अध्यक्ष भी है। तो ये सब परिस्थितियां पार्टी कई बार मजबूर हो जाती है। सिद्धांतों की बातें करना सरल होता है लेकिन प्रयोग में अमल करना बहुत कठिन होता है। और ये तो राजनीति है, आप देख रहे हैं कैसे कैसे लोग बगावत करते हैं। 2018 के चुनाव में
भगवाधारी रामकृष्ण कुसमरिया, वो बगावत कर गए थे। सरताज सिंह अब दुनिया में नहीं रहे, वो भी बगावत कर गए थे, तो उसका नुकसान हुआ और वो 7 सीटों से पार्टी पिछड़ गई थी। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि 2018 से सबक लेकर दोनों दल एक एक सीट पर वो अपना मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो सर्वे हुए हैं लगातार उनके आधार पर जो लोग जैसे 3 बार हार रहे थे सुरेंद्र चौधरी, उनको दे दिया, क्योंकि सर्वे में और लोग उनके पीछे थे, सुरेंद्र चौधरी आगे थे बाकी दावेदारों से। तो ये बार बार पूछे भी रहे थे कमलनाथ की आप ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और भाजपा में तो फिर आप देखते हैं कि पार्टी ज्यादा चिंता नहीं करती, वो तो केवल छत्रपों की चिंता कर रही, बाकी उसको संगठन पर और मोदी के नाम पर भरोसा है कि वो चुनाव जीत लेगी। या ये भी हो सकता है कि सांसदों को भी वो इसमें टेस्ट करना चाहती कि उनकी लोकप्रियता कितनी है, आगे उनका कैसे फायदा उठाया जाएगा। बहरहाल समय वैसे एक और चीज है, मतलब दर्शकों के लिए, क्योंकि जो इस लिस्ट में मौजूदा 67 विधायक हैं, उनमें से 29 के टिकट पार्टी ने वैसे काट दिए हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि हम जो अंदाज का, यदि हम कांग्रेस से तुलना करें तो बड़ा आंकड़ा है बिल्कुल 67 के हिसाब से, क्योंकि और जो पहले लिस्ट आई उसमें भी कुछ नाम कटे थे, क्योंकि चूंकि हम 2018 से तुलना कर रहे थे, जैसे मैंने कहा था 143 आपके पास जब विधायक थे, लेकिन आपके पास अब संख्या कम थी, और ऐसे में ये बड़ा आंकड़ा है। और अब सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि जो विरोध के स्वर उठेंगे उन्हें किस तरह से साथ पाएगी, क्योंकि पहले कैलाश जोशी, सुरेंद्र पटवा जैसे बड़े नेता थे, अब इनको मनाने का, समझाने का कौन जतन करेगा और कितना सफल होगा, ये भी देखना होगा। बहरहाल समय जायज नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।